गुड इवनिंग एवरीवन। बस मैं लिंक शेयर कर दूँ सबके साथ, देन वील जस्ट स्टार्ट द क्लास। गुड इवनिंग ताशी दिलेक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी दिवाली बढ़िया गुजरी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि साउंड क्लियर है कि नहीं है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। वीकेंड का टाइम है, वीकेंड के टाइम पे सुस्ती आती है, लेकिन आपको सुस्त नहीं होना है, क्योंकि एक ऑफिसर के लिए संडे मंडे कुछ नहीं होता। रात को 2 बजे भी कॉल आए तो जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जो बनने जा रहे हैं एक अधिकारी, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट, आप सर्विस में जा रहे हैं। तो सर्विस में तो देखिए, अगर ज़रूरत है आपकी तो आपको मौजूद होना पड़ेगा। अगर पीसीएस ऑफिसर्स वगैरह की बात करें, एएस ऑफिसर्स की बात करें, तो उनका लाइफ तो ये मान के चलिए तैयारी फेज ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू जो बाद में सर्विस में लाइफ हो जाती है, ठीक है। क्लीन एंड क्लियर। तो चलिए कि सितंबर की करंट अफेयर्स सीरीज हम चला रहे थे। देखिए मैंने यूट्यूब पे सब कुछ ये जितना भी अपन पढ़ चुके हैं, तो ये सारा यूट्यूब पे पूरी सीरीज मंथली बना के डाल दी है, ठीक है। तो जनवरी से अपन ने स्टार्ट करा था, तो जनवरी टू अगस्त तक का तो कंप्लीट है। सितंबर का ऑन गोइंग है, ठीक है। तो सितंबर का लास्ट लेक्चर जैसे लेक्चर 40 तक अपन डाल चुके हैं उसमें यूट्यूब पे। अब हम जो अपलोड करेंगे वो लेक्चर 41 करेंगे। आज जो लेक्चर 41 है ये भी कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब में भी जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर मैं देखना चाहूंगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों को याद हैं, कितने भूल गए हैं, जो हम लोग पिछली क्लासेस में करके आए हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इसका कुछ याद है क्या पढ़ा था? द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक लीडिंग एनबीएफसी ऑपरेटिंग इन द रिमोट रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज द सीईओ। इसका कुछ याद है क्या पढ़ा था आंसर? रिवीजन इज अ वेरी मस्ट पार्ट। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क कि सर इतना पढ़ना क्या एनफ है? देखिए एनफ जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, खास तौर से जीके में। जितना पढ़ लें उतना कम है, मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, लेकिन एटलीस्ट है, ये है एटलीस्ट है कि एटलीस्ट आपको इतना पढ़ना है। ये जो मटेरियल है ये एनफ नहीं है, ये एटलीस्ट है, इतना तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक लीडिंग एनबीएफसी है जो इंडिया के रूरल पार्ट्स में ऑपरेट कर रही है।
अभी उसने किस पर्सन को सीईओ अपॉइंट किया है? ये इस क्वेश्चन में हमने खूब एनबीएफसी वगैरह की बात करी थी। हाँ जी, एलवी एलन मूर्ति। करेक्ट आंसर क्या था? एलवी एलन मूर्ति। ये क्या क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि डीआरडीओ ने एक एंटी कोविड ड्रग बनाया, क्या नाम है? 2DG, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो इस ड्रग को जो बनाने का लाइसेंस है वो किस फॉर्म ने लिया है? ग्रेन्यूल्स ने लिया है। तो ग्रेन्यूल्स का क्या पूछ रहे थे? हेडक्वार्टर पूछ रहे थे। तो ग्रेन्यूल्स का हेडक्वार्टर क्या होगा यहाँ पर? ग्रेन्यूल्स का हेडक्वार्टर क्या होगा? हैदराबाद। ऑलराइट, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस। 90 तक आई थिंक हम कर चुके थे, तो 91 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए, क्या लिखा है? दो मिनिस्टर्स हैं, एक राजनाथ सिंह, दूसरे नितिन गडकरी जी। ठीक है, दो मिनिस्टर्स के नाम है राजनाथ सिंह एंड नितिन गडकरी। उन्होंने एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप NH 925, ठीक है, नेशनल हाईवे का नंबर याद रखेंगे, 925। ठीक है, NH 925, उस पर एक स्ट्रिप है, मतलब 3 किलोमीटर का कुछ स्ट्रेच है, उसका नाम दिया सत्ता कांदव स्ट्रेच। ठीक है, तो वहां पर एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वो स्ट्रिप तैयार की गई है। ठीक है, उस पे कौन लैंड कर सकेगा? इंडियन एयरफोर्स के प्लेन लैंड कर सकेंगे। तो ये जो NH 925 है, इंडिया का पहला नेशनल हाईवे है जिसको यूज किया जा सकेगा फॉर लैंडिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। तो ये किस स्टेट में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 91 बताइए। तो किस स्टेट में मिलेगा आपको? ये जो बामर जो शहर लिखा है, ये उससे मत कंपेयर करना, जो केमिस्ट्री में होता है ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, वो अलग चीज है। ठीक है, ये बामर अपने अलग है। ये कहाँ मिलेगा? राजस्थान। तो ये NH 925 की जो स्ट्रेच है, ये आपको कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है राजस्थान में। ठीक है, तब यहीं से एक जानकारी जो आपको जुटा लेनी है कि अभी जो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, किस एयरक्राफ्ट की कराई गई थी? तो हरक्यूलियस C-130J। ठीक है, आईएफ का कौन सा प्लेन था? हरक्यूलस C-130J को लैंड कराया गया था। इसमें कौन कौन थे, कौन कौन मौजूद था? दो मिनिस्टर्स थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे, और इन लोगों ने एक मॉक इमरजेंसी लैंडिंग करी थी नेशनल हाईवे। देखिए, नेशनल हाईवे पे इमरजेंसी का लैंडिंग कराना, ये कंसेप्ट काफी सालों से हिंदुस्तान में दौड़ रहा है। पर्पज यही है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एयर बेस पे अटैक हो गया, या फिर एयर बेस के पास हमें कहीं पर लैंडिंग करा दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हुआ क्या था, जैसे अभी आपने एक मूवी देखी होगी भुज, है ना, अजय देवगन की। तो उसमें क्या दिखाया है? एयर बेस पे अटैक हो गया। अब एयर बेस पे अटैक हो गया, तो वहां पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग नहीं हो सकती। एयरक्राफ्ट की लैंडिंग नहीं हो सकती तो फोर्सेस आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर इस तरह की सिचुएशन कभी क्रिएट हो जाए, अब आपको इस तरह की सिचुएशन से डील करना है, तो अगर पास में कोई नेशनल हाईवे है, तो मान लीजिए आप एयर बेस पे अगर नहीं लैंड करा पा रहे हैं, तो आपके पास नेशनल हाईवे भी तो एक ऑप्शन बचता है लैंडिंग कराने के लिए। इवन एयर बेसिस बनाने का पर्पज ही यही होता है कि अगर हिंदुस्तान में कहीं भी अटैक हो जाए, तो इतनी अवेलेबिलिटी हो रहे कि हम तुरंत बॉर्डर्स पे प्रोटेक्शन के लिए पहुंच जाएं। इसीलिए जगह जगह हम एयर बेसिस बना के रखते हैं। अब नेशनल हाईवे बन जाएंगे तो एयरक्राफ्ट को और आसानी हो जाएगी कि कभी अगर एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए वो एयर बेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में उसे नेशनल हाईवे पर लैंड कराया जा सकेगा। तो ये जो आइडिया है ये काफी सालों से चल रहा है। इवन 2017 की खबर ये थी कि जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ठीक है, यूपी का सेकंड एक्सप्रेस वे था, यमुना एक्सप्रेस वे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो उसकी इनॉग्रेशन में ही उन्होंने एक लैंडिंग करवा दी थी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की, ये दिखाने के लिए कि हाईवेज को भी यूज करा जा सकता है फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। अब लेकिन अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे लैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट हाईवे? अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ऑलरेडी लैंडिंग हो चुकी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि NH 925 इज फर्स्ट नेशनल हाईवे? तो रीजन बिंग, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है वो हाईवे नहीं है, वो एक एक्सप्रेस वे है,
वो कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किसके अंदर आता है, यूपी गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, थोड़ा एयरक्राफ्ट का नाम याद रखिए, हरक्यूलस C-130J, हाईवे कौन सा था, NH-925, और स्टेट कौन सा था, राजस्थान, ठीक है, पहली लैंडिंग हुई है हाईवे पे। ये 3-4 चीजें ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, बताइए, क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड एक्सचेंज हैज बिकम द लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इट ऑनबोर्डेड मोर देन 10 मिलियन यूजर्स, बताइए। Which crypto trading platform and exchange has become the largest crypto asset platform in the country after it is onboarded more than 10 million users? मतलब एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी या बेचनी है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक मिडल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। पहले जैसे हमें शेयर खरीदने होते थे, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना होता था तो हम किसके पास जाते थे, ब्रोकर के पास जाते थे। अब जमाना बदल गया, अब ब्रोकर की जगह किसने ले ली है, ऐप ने ले ली, अलग अलग एप्लीकेशंस आ गई हैं। इसी तरह से अगर आपको शेयर मार्केट नहीं, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है, क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म होगा, एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, अलग अलग काफी डिफरेंट डिफरेंट एप्स आती हैं, वो आपको क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करवाएंगे, दे विल एक्ट एज अ मीडिएटर, ठीक है। तो वही पूछ रहा है किस ऐप को 10 मिलियन यूजर्स से भी ज्यादा यूजर्स मिल गए हैं और कंट्री की वो लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म बन गया है। वजीर नहीं है, इट इज कोई कॉइन स्विच कुबेर, ठीक है, कुबेर का खजाना, ठीक है, सबसे बड़ी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया, कॉइन स्विच कुबेर। तो करेक्ट आंसर इज 92 का ए। ए, ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुबेर का खजाना हाथ लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, बताइए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने अभी ऑर्गेनाइज कराया था हिमालयन दिवस नौला फाउंडेशन के साथ, तो उसकी थीम क्या थी, व्हाट इज द थीम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने हिमालयन दिवस ऑर्गेनाइज कराया था इन एसोसिएशन विद नौला फाउंडेशन, यू हैव टू टेल अस द नेम ऑफ द थीम, बताइए। ऐसा ही पुलिस का रिजल्ट थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि उसमें रिटिन भी हुआ था ना, तो रिटिन कॉपी चेक होने में टाइम लगता है, अगर ऑनलाइन हुआ होता मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप तो अभी तक आ गया होता, बट फिर भी एक्सपेक्टेड है 15 to 20 डेज में आ जाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि सुनने में तो ये आया था जल्दी उनको भी, ये जल्दी जल्दी उनको वैकेंसीज फिलअप करानी है, फिर आपका मेरे ख्याल से इंटरव्यू भी फिर वो जल्दी अरेंज कराएंगे। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है, सी, कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयस एंड अवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, गुड। तो 93 का करेक्ट आंसर इज सी, कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयस एंड अवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दो तीन बातें देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि आखिर हिमालयन दिवस है क्या। तो हिमालयन दिवस जो मनाया जाता है ये हर साल मनाया जाता है किस तारीख को, 9 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमेशा ईयर या थीम देख ली, थीम पे भी क्वेश्चंस आजकल ज्यादा देखे जा रहे हैं, और एक डे तो इंपॉर्टेंट होता ही है, किस डेट को ये काम हो रहा है। तो हिमालयन दिवस हम कब मनाते हैं, 9 सितंबर, ठीक है, कहाँ मनता, उत्तराखंड में 9 सितंबर को हिमालयन दिवस मनाया जाता है। पर्पस क्या है, हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करना, जो हिमालय है, हिमालय के आसपास डाइवर्सिटी है, उस पूरी इकोसिस्टम को कंजर्व करना। 2015 से स्टार्ट कर दिया था उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने। अब ये दो दो बॉडीज इसमें इन्वॉल्व है, एक तो NMCG इन्वॉल्व है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन्वॉल्व है, प्लस आपका नौला फाउंडेशन इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे NMCG की, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नाम से पता चल रहा है कि ये गंगा को साफ करने के लिए बनाया गया कोई मिशन है। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, NMCG इज ए इंस्टीट्यूशन, NMCG इज ए इंस्टीट्यूशन
जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, ठीक है, जो गंगा को क्लीन करने का प्रोग्राम है नमामि गंगे, उसको एग्जीक्यूट करने वाली जो बॉडी है वो आपकी क्या है, एनएमसीजी। एनएमसीजी, ठीक है। एनएमसीजी एक बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है, एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी 12 अगस्त 2011 को अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। तो ये कहाँ रजिस्टर्ड है, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो जो नमामि गंगे के अंदर प्रोग्राम है कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो उसके अंडर काम करती है एनएमसीजी, ठीक है। नमामि गंगे, उसके अंडर हो गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, और उसके अंदर काम करती एनएमसीजी। और जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है ये किसके अंदर बनी थी, ये बनी थी अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैं पहले भी कह चुका हूँ ईपीए 1986, ईयर याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, और शायद अभी पूछा भी था। अब एक लेटेस्ट खबर ये भी है कि इस बॉडी का भी नाम बदल गया, जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है इसका भी नाम बदल दिया गया है फ्रॉम 2016। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बहुत लंबा सा नाम है, नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, प्यार से हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है। क्या बुलाते हैं, नेशनल गंगा काउंसिल। तो इस नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर कौन काम करता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, हाँ या ना, हाँ जी, गंगा क्लीन मिशन बाय ये नमामि गंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ या ना। रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा आप लोगों का, देखिए जितना भी पढ़ें ये सारे क्वेश्चन वेस्ट हो जाएंगे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिकली आपके लिए छांटे जाते हैं, एक एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल निकाल के, ताकि जो भी सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आप एग्जाम रेलिवेंट हो, वरना एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मार्केट में देखिए बहुत पड़े हुए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कमी नहीं है, पर्पस ये रहता है कि एग्जाम रेलिवेंट चीजें आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कहने का मतलब है रिवीजन के साथ, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी टू एड्रेस द मीनेस ऑफ फिशरीज वेस्ट इनटू फिश फीड्स, व्हाट इज द वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सीआईएफटी, बताइए सीआईएफटी का हेडक्वार्टर्स क्या है। पहली चीज तो ये सीआईएफटी का काम क्या है, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, उस टेक्नोलॉजी से होगा क्या, होगा ये कि जो वेस्ट मीनेस ऑफ फिशरीज, मतलब जो फिश बनती है, फिश का वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी होगा, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होगा फिश का, उससे हम क्या बनाएंगे, फिश के लिए खाना बनाएंगे, ठीक है, एक्वा फूड बनाएंगे, उसको फिश को खिलाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, वेस्ट से खाने लायक खाना बनाएंगे। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो किसने बनाई है, वो बनाई है आपका सीआईएफटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी ने ये टेक्नोलॉजी क्रिएट की है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, सीआईएफटी का हेडक्वार्टर क्या है। अब जैसे शिप फिशेस जहां पर कलेक्ट होती हैं, हार्बर होती हैं, तो वहां पे काफी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है फिश का, ठीक है। तो जितना भी वेस्टेज है फिश का, उसको हम डंप भी कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको फिर से यूटिलाइज करेंगे, तो वो भी आपका पैसा बचेगा, उसको कहीं फेंकते और कुछ करते तो वो पैसा खर्चा होता, तो वो चीज बचेगी, प्लस आप फिश के लिए अलग से कुछ खाने का इंतजाम करते, तो उससे बेटर है यही वेस्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे उनके एक्वा फूड में। तो 2 in 1 फायदे हो गए, आपका वेस्ट भी साफ हो गया और मछलियों के खाने का जुगाड़ भी हो गया। तो इससे जो फिशिंग इंडस्ट्री है इंडिया की,
जो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनका बहुत पैसा बचेगा, जो फिशेस को वो खिलाते वगैरह, तो उसमें जो उनका पैसा खर्चा होता वो बहुत बचेगा। तो ये एक फायदा है इस टेक्नोलॉजी का। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये CIFT का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी, हेडक्वार्टर इसका कोचीन यानी कि कोची में। तो अगर हम बात करें CIFT, तो इसका काम ही यही है कि जितना भी फिशिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में उसमें रिसर्च करना। जैसे एग्रीकल्चर के लिए किसको बनाया? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसी तरह से फिशरीज में रिसर्च करने के लिए हमने एक बॉडी बनाई है CIFT। क्या नाम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी 1957 से चल रहा है। कहां पर? कोचिन में। तो इसका हेडक्वार्टर कोचिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन द पाल्क पे? ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है? डुगोंग मतलब सी काउ। सी काउ, सी काउ मतलब ये काउ जैसा एक मरीन एनिमल है, मरीन मैमल है। ठीक है, मरीन मैमल है, काउ जैसा ही दिखता है, समंदर के अंदर पाया जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं? सी काउ। और दूसरा नाम क्या है? डुगोंग। ठीक है, तो इनकी आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो उसको कंजर्व करने के लिए हम चाह रहे हैं इनका एक कंजर्वेशन रिजर्व बने। कहाँ बने? पाल्क बे में बने। तो ये किस गवर्नमेंट का प्लान है? क्वेश्चन ये, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान इट? हाँ जी, याद रखिएगा, इट इज तमिलनाडु। ठीक है, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ऑलराइट, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये आपका तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है। ठीक है, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रेट मिलता है, उसे कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ने वाली जो बॉडी। ठीक है, दो बड़े लैंड मासेस को जो जोड़ने वाली एक वाटर बॉडी होती है, या कह सकते हैं उनको डिवाइड करने वाली जो वाटर बॉडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो एक लैंड मास ये, एक लैंड मास ये, इनके बीच में जो वाटर बॉडी है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? पाल्क स्ट्रेट। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये बे है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पाल्क बे। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? पाल्क बे। और इसके नीचे ये क्या है? ये गल्फ है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, मन्नार हमने पढ़ा था, कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। आज ही सुबह में पढ़ा रहा था, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु। ठीक है, इसी के पास मिलेगा पाल्क बे। तो ये किस गवर्नमेंट का प्लान है? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्लान है। तो अगर आपको पाल्क बे की लोकेशन भी पता है, तो आप उससे आइडिया लगा के बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा काम कौन चलाएगा? तमिलनाडु ही चलाएगा, क्योंकि इससे इफेक्ट किसको पड़ेगा? तमिलनाडु को पड़ेगा, तमिलनाडु के एरिया के पास है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक सैटेलाइट है इंस्पायर सेट 1 क्यूब सेट, एक प्रोग्राम के अंदर डेवलप हुआ, इंस्पायर प्रोग्राम है, लॉन्च के लिए रेडी है। और ये कहा किसने? IIST ने। IIST इस टेक्नोलॉजी, इस सैटेलाइट को बनाने में इन्वॉल्व है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, IIST कहते हैं। ठीक है, तो IIST किस शहर में है? देखिए, क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कि IIST कहाँ है। आप पूछ रहे हैं गल्फ, एक्सप्लेन करो। देखो होता क्या है ना, तब तक बाकी लोग इसका आंसर दीजिए IIST का लोकेशन का, तब तो मैं बताता हूँ गल्फ। देखिए, दो चीजें होती हैं, गल्फ और बे। ठीक है, क्या होती हैं? गल्फ और बे। ऑलराइट, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब भी लैंड पोर्शन क्या होता है, जैसे मान लो, ऐसे बता ही देता हूँ, जैसे मान लो ये है आपका लैंड पोर्शन, इधर है वाटर। अब कभी कभी क्या हुआ, इधर वाली रॉक हार्ड थी, इधर वाली रॉक हार्ड थी, बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली रॉक सॉफ्ट थी। तो जब पानी बार बार इससे टकराएगा, ये पूरा पानी इधर बार बार टकराएगा, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि जो हार्ड रॉक वाली जो रॉक है, हार्ड रॉक तो बाद में टूटेगी, सॉफ्ट रॉक पहले टूट जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हार्ड रॉक तो रहेगी, बट सॉफ्ट रॉक कुछ
टूट के इस तरह से शेप बना लेगी। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक सी शेप दिखेगा, ठीक है, इस तरह से एक कर्वी शेप दिखेगा। तो यहाँ पर भी पानी फिलअप हो जाएगा। तो ये जो कर्वी शेप होता है ना, जहां पर पानी फिलअप हो जाता है, इसी को बे भी कह देते हैं और इसी को गल्फ भी कह देते हैं। अब बे कब कहते हैं, गल्फ कब कहते हैं, तो एज सच कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली देखा जाता है कि अगर जो माउथ है, ठीक है, अगर माउथ थोड़ा सा छोटा है, जैसे मान लो ऐसा सीन है, अगर माउथ ऐसा है, ठीक है, कन्वर्जिंग है, बंद हो रहा है इस तरह का, तो ये क्या कहलाएगा, ये गल्फ कहलाएगा, ठीक है। और अगर माउथ बड़ी है, ओपनिंग बड़ी है, तो वो बे कहलाता है, ठीक है। बस इतना सा बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये देखो, ये छोटा सा माउथ है, ये गल्फ बन गया, ये ओपनिंग बड़ी है, तो ये क्या बन गया, पाल्प, बे बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है गल्फ और बे में। और जो सी शेप, ये कर्वी फीचर होता है, इसी को हम गल्फ भी कह देते हैं, इसी को बे भी कह देते हैं। अभी मेरे पास और पिक्चर्स नहीं है, वरना इंडिया में, दुनिया में और जगह के मैं गल्फ दिखा दिखा के आपको समझाता, ठीक है। बट इसके बाद इतना है कि आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। एक बार वर्ल्ड मैप पे जाके एक बार फिर से देख लेना आप गल्फ क्या होता है, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसका क्वेश्चन था, क्लियर है कि नहीं, शायद थोंगम आपका क्वेश्चन था क्या, ये क्लियर है कि नहीं, गल्फ और बे, गल्फ और बे की कहानी, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी सोंगम बताइए, क्लियर है ना। ऑलराइट, हाँ, तो ये इंस्पायर की बात कर रहे थे, ये IIST कहाँ मिलेगा, तिरुवनंतपुरम केरला में मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो इंस्पायर सेट वन है क्या, ये एक जॉइंट एफर्ट है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, देखिए इंस्पायर सेट वन बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है आपका लेबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड फिजिक्स, यूएस, मतलब यूएस की लेबोरेटरी इन्वॉल्व है, यूएस की यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान, ताइवान की यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, नानयांग टेक्निकल एंड यूनिवर्सिटी, एनटीयू, एनटीयू बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब इंडिया में जैसे आईआईटीज हैं, ऐसे उनके पास क्या है, एनटीयू, इवन फार बेटर, एनटीयू का बहुत नाम है। तो एनटीयू कहाँ पर है, सिंगापुर में, मतलब ऑब्वियसली सारी यूनिवर्सिटीज अपने आप में जबरदस्त है। और इंडिया की तरफ से कौन है, इंडिया की तरफ से IIST, ठीक है। तो यूएस, ताइवान, सिंगापुर और इंडिया, इन चारों कंट्रीज की इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, और इन्होंने एक एफर्ट मिला के एक सैटेलाइट बनाई, इंस्पायर सेट वन। किस प्रोग्राम के तहत बनाया, अंडर द प्रोग्राम इंस्पायर, इंस्पायर प्रोग्राम के तहत बनाया। पर्पस क्या है, कि जो अर्थ की आयोनोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर है, उसको स्टडी करना है। अर्थ की लेयर्स है ना, सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगी, आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये सैटेलाइट बनाई गई है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से कौन इन्वॉल्व है, IIST इन्वॉल्व है, IIST का हेडक्वार्टर, वो सॉरी IIST की लोकेशन हमने देख ली, ठीक है। चलिए फिर इतना जानकारी है, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इंडियाज प्रमोद भगत वॉन द मेंस सिंगल्स SL3 इवेंट बैडमिंटन गोल्ड मेडल मैच। इंडिया की तरफ से SL3 इवेंट जो बैडमिंटन का हुआ था, मेन सिंगल का, टोक्यो पैरालंपिक्स की बात हो रही है, वो किसने जीता, प्रमोद भगत ने जीता। बट उन्होंने किसको हरा के जीता, तो उन्होंने हराया था डैनियल बैथल को हराया था। तो अब वो पूछ रहा है डैनियल बैथल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, तो सिंपल सी बात है, वो डैनियल बैथल को हरा के प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता था। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है डैनियल बैथल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, और लोग बताइए। देखिए कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तभी आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, पहले भी कह चुका हूँ। कमेंट करिए, एक कॉपी पेन साथ में लेके रखिए, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी मिलती रहे उसे नोट करते रहिए, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स में बार बार हो सकता है वही फैक्ट, वही थ्योरी बार बार रिपीट हो, तो अब बार बार तो उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, तो थ्योरी के नोट्स तो एक ही बार बनने हैं,
अब जब भी वो रिपीट हो, खट से वो नोट्स निकाले, रिवाइज कर लिए। अब जैसे बार बार टोक्यो पैरालंपिक्स का नाम आ रहा है, तो एक बार आपने प्रॉपर टोक्यो पैरालंपिक्स के नोट्स बना लिए जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। अब उसके बाद अब उसमें से बार बार क्वेश्चन आए तो खट से उसी को रेफर करना है, रिवाइज कर लेना है। तो इससे क्या आपकी चीजें बार बार रिवाइज भी होती जाएंगी। इसीलिए क्वेश्चंस आंसर्स बहुत जरूरी हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो चलिए आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो मैंने फिर से एक लिस्ट इकट्ठा कर दी है। चलो अभी आगे दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 99। एट टोक्यो पैरालंपिक्स मनीष नारवाल हैज वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है। सिंगराज अदाना वॉन द सिल्वर मेडल। किसमें? मेंस P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट। SH1 इवेंट में मनीष नारवाल ने गोल्ड जीता, सिंगराज अदाना ने सिल्वर जीता। ओके, इससे कोई मतलब नहीं था वैसे। क्वेश्चन ये है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में किस कंट्री ने सेकंड हाईएस्ट मेडल्स जीते? किस कंट्री ने सेकंड हाईएस्ट मेडल्स जीते? क्वेश्चन ये है, बताइए। क्वेश्चन समझे, किस कंट्री ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सेकंड हाईएस्ट मेडल्स जीते? हाँ जी। तो बहुमत यूएसए के साथ जाना चाहती है। करेक्ट आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन। हमेशा बहुमत सही नहीं होती। हाईएस्ट किसके पास है? हाईएस्ट ध्यान रखिएगा, चाइना ने जीते, ठीक है। सबसे ज्यादा चाइना ने जीते। सेकंड नंबर पे आपका ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। तो बहुमत इस बार गलत होगी, ये देख लेते हैं। इंडिया की तरफ से किस किस ने गोल्ड्स जीते? टोटल 19 मेडल्स हमने जीते, ठीक है। टोटल 19 मेडल्स वी हैव वॉन, ठीक है। वी हैव वॉन टोटल 19 मेडल्स। गोल्ड कितने आए अपने पास? 5 गोल्ड आए। नाम आपके सामने, अवनी लिखारा, सुमित अंतिल, मनीष नारवाल, ठीक है। अभी मनीष नारवाल की बात कर रहा था ना, SH1 में 50 मीटर पिस्टल, P4 मिक्स्ड शूटिंग। ये इतना याद नहीं रखना, इतना याद रखो शूटिंग में अवनी लिखारा ने जीता और मनीष नारवाल ने भी शूटिंग में जीता है। बस 10 मीटर 50 मीटर का डिफरेंस है। और जैवलिन थ्रो में सुमित अंटिल ने जीता है। और मेंस सिंगल्स में बैडमिंटन में 2 मेडल्स हैं हमारे पास, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ठीक है। एक SL3 एक SH6, मतलब 2 मेडल हम बैडमिंटन में लिया है, एक जैवलिन थ्रो में लिया है, 2 शूटिंग में लिया है। तो अपने पास कितने हो गए? 3 2 5 गोल्ड मेडल्स हो। सिल्वर कौन कौन लाया? तो सिल्वर में देखो ये आपका टेबल टेनिस में एक भवीना बेन पटेल लाई है, एक डिस्कस थ्रो है, एक हाई जंप है, ठीक है। जैवलिन थ्रो में भी गोल्ड भी आया है, जैवलिन थ्रो में सिल्वर भी आया, ठीक है। हाई जंप में देखो कितने हो गए। हाई जंप में एक ये निषाद कुमार है, एक मरियप्पन है, मरियप्पन थंगावेलू, और एक ये प्रवीण कुमार है, ठीक है। तो हाई जंप में 3 हो गए। टेबल टेनिस में कितने हो गए? 1 हो गए। शूटिंग में सिल्वर भी हम ले आए, शूटिंग में हमारे पास गोल्ड भी है, ठीक है। शूटिंग में हम गोल्ड भी लाए और सिल्वर भी ले आए। और बैडमिंटन में हम गोल्ड भी लाए और सिल्वर भी लेके आए। सिल्वर कौन लेके आए? सुहास यथी राज, ठीक है। और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज भी हम कितने लेके आए? 3 3 6 ब्रॉन्ज लेके आए, ठीक है। जैवलिन थ्रो में लाए हैं, शूटिंग में लाए हैं, हाई जंप में लाए हैं, शूटिंग में 2 लाए हैं, आर्चरी में लाए हैं और बैडमिंटन में लाए हैं। तो ये नेम आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तब दिमाग में बैठेंगे। इवन ये तो होता ही है, अगर स्पोर्ट्स में जिसका इंटरेस्ट अच्छा है वो जल्दी याद कर लेगा इनको, ठीक है। बट फिर भी सिल्वर कितने काउंट कर लो आप, 3 3 6 8 सिल्वर हो गए, ठीक है।
8 कितने हो गए, सिल्वर हो गए, जितने भी हैं सब आपकी स्क्रीन के सामने, और 6 ब्रॉन्ज हो गए। ठीक है, 6 8 14 प्लस 5 गोल्ड आए, तो टोटल 19 मेडल्स हमने जीते। तो नाम इनको बार बार आप ही को याद करने पड़ेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता था। मैं पहले भी इसकी लिस्ट बना चुका हूँ, ये थोड़ी सी और अट्रैक्टिव लगी तो इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो फोटो वोटो भी सामने रहेगी तो आपके लिए और आसानी रहेगी ये सब याद करने में। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद कर लिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो सेंचुरी लगा ली हम लोगों ने सितंबर में फाइनली अब जाके। ठीक है, बट अभी ये रुकेंगे नहीं, और भी क्वेश्चन है इसके अलावा, वो भी करेंगे। ठीक है, वैसे सेंचुरी तो लगी गई अपनी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है 100 क्वेश्चन का एक बेसिक बन जाना चाहिए कि 100 क्वेश्चन तो करके जाए। ठीक है, हाँ, सुहास यथिराज IAS ऑफिसर, नोएडा के, यूपी में। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन सिंपल है। मनोज सरकार बीट डाइसुक फुजिहारा। ठीक है, मनोज सरकार ने किसको बीट किया, डाइसुक फुजिहारा को, जापान के थे, और बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ही इज फ्रॉम विच स्टेट, बताइए, बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट। हाँ जी, किसकी बात कर रहा है, मनोज सरकार की, ब्रॉन्ज जीता है बैडमिंटन में। देख लेते हैं भाई कौन है मनोज सरकार, कहाँ है भाई मनोज सरकार, ये रहे, ये देखिए, ये है मनोज सरकार, बैडमिंटन में जीता है ब्रॉन्ज। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, it belongs from उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 101, बांग्लादेश इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद इनॉग्रेटेड द बांग्लादेश मीडिया सेंटर एट विच सिटी। ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर का नाम क्या है, डॉक्टर हसन महमूद। जो भी मिनिस्टर्स इंडिया आया करें उनके नाम जरूर याद रखा करिए। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो जो भी मंत्री लोग आए उनका नाम याद रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लीडर्स का नाम याद रखना, और भी जो मिनिस्टर्स आते हैं उनका भी नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वहाँ के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने बांग्लादेश मीडिया सेंटर इंडिया में इनॉग्रेट करा, तो वो किस सिटी में आपको मिलेगा, किस सिटी में करके गए बांग्लादेश मीडिया सेंटर इनॉग्रेट। नहीं, ये कोलकाता नहीं, ये दिल्ली चले आए, तो उनका दिल्ली में लगाते हैं, प्रसार भारती भी दिल्ली में, दिल्ली में ही लगा देते हैं। ठीक है, तो जो बांग्लादेश मीडिया सेंटर है उन्होंने कहाँ लगाया, वो लगाया दिल्ली में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। मीडिया सेंटर मतलब जहाँ पर एक पूरा सेटअप होता है ऑडियो वीडियो का, मतलब यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह सब देख सकते हैं, काइंड ऑफ एक लाइब्रेरी होती है, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है ना, इसमें वीडियोस ऑडियोज का कलेक्शन होता है मीडिया सेंटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। In 2020 Tokyo Paralympics, Sumit Until set a new world record to win the gold medal in the men's javelin throw F64. ठीक है, with the best throw of 68.55 meters। मतलब सुमित अंटिल क्या जीत के आए हैं, गोल्ड जीत के आए हैं इन मेंस जेवलिन थ्रो। एक बार देख लेते हैं कहाँ से सुमित अंटिल, अपने पास तो सबकी फोटो है ना, तो देख लेते हैं और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सुमित अंटिल, ये देखिए, ये रहे सुमित अंटिल, सुमित अंटिल जैवलिन थ्रो मेंस F64, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये पूछ रहा है, बताइए। सुमित अंटिल बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट, करेक्ट आंसर इज हरियाणा। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। थ्रो कितना लंबा फेंका था, 68.55 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, अभी पैरालंपिक्स में
योगे कचूनिया ने सिल्वर मेडल जीता है किसमें? मेंस डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो मतलब एक डिस्क शेप का कुछ डिस्क होता है, उसको थ्रो करना होता है, ठीक है। तो कितनी हाइट तक उन्होंने फेंका था विद द बेस्ट थ्रो, उसके लिए उन्हें क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। योगेश कटुनिया, योगेश कटुनिया कौन है एक बार देख लेते हैं। मेंस डिस्कस थ्रो में उन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। तो ये रहे, ये देखिए योगेश कटुनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो में क्या जीता है? सिल्वर जीता है। फोटो देख देख के याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। योगेश कटुनिया ने सिल्वर जीता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उन्होंने जो थ्रो फेंका था कितना लंबा था, थ्रो की लेंथ पूछ रहा है। बताइए जी। आप लोग भी फेंक के बता दी तुक्का, वो फेंक रहे हैं आप भी फेंकिए। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज 44.38 मीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? 44.38 मीटर, इतना लंबा फेंका था। ओहो, इतना कौन फेंक पाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्लेयर हैं राजस्थान के, देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। उन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र झाझरिया ने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है। कुछ फेंका था उन्होंने, बेस्ट थ्रो ऑफ 64.35 मीटर। 64.35 मीटर उन्होंने कुछ फेंका था, क्या था वो? जैवलिन थ्रो था, डिस्कस थ्रो था, हाई जंप था, शॉर्ट पुट था, क्या था? 64.35 मीटर पूछ रहा, क्या फेंका था? 44 नहीं जी, 47 था, ठीक है। 44 नहीं, 47। हाँ जी, अब इधर आ जाइए। तो ये जो 64.35 मीटर देवेंद्र झाझरिया ने फेंका है, ये क्या है? इसका आंसर बताइए। हाँ जी, देवेंद्र झाझरिया। अभी हम लोग देख के आए थे, क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। देखिए कहाँ है देवेंद्र झाझरिया, ये रहे देवेंद्र झाझरिया। इन्होंने किस में फेंका है? जैवलिन थ्रो में फेंका है, ठीक है। बहुत बढ़िया, किस में फेंका है? जैवलिन थ्रो। करेक्ट आंसर इज जैवलिन थ्रो। तब आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक्स सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी जरूरी है, ताकि आइडिया लगे कि क्वेश्चंस किस तरह से घुमा फिरा के बन सकता है। कहीं पर वो डिस्टेंस पूछ रहा है, कहीं पर वो प्लेयर का स्टेट का नाम पूछ रहा है, कहीं पर वो पूछ रहा है प्लेयर का नाम देके अच्छा इन्होंने फेंका क्या था, ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, दूसरे नंबर पे मेडल किसने जीते, इंडिया ने मेडल कितने जीते। तो इस तरह से कुछ भी रैंडम क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं आते, ऊपर से ही आते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन कुछ भी बना के पूछ सकते हैं रिगार्डिंग ओलंपिक्स। क्योंकि जहाँ पे ओलंपिक्स पैरालंपिक्स आता है वहां पर तो बिल्कुल वो बौरा जाते हैं एग्जामिनर, कुछ भी उठा के कमेंट, वो कुछ भी उल्टा सीधा जो भी फैक्ट मिलेगा वो पूछ लेंगे, फिक्स नहीं रहता उनका। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 104। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। At the Tokyo Paralympics 2020, Sundar Singh Gurjar has won the bronze medal with a season best throw of 62.5 meter in javelin throw. He is from which state? किसकी बात कर रहा है? सुंदर सिंह गुर्जर। किस स्टेट से बिलोंग करता है? सुंदर सिंह गुर्जर साहब जो हैं, उन्होंने 62.58 मीटर जैवलिन थ्रो फेंक के क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको बताना है सुंदर सिंह गुर्जर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। नाम से ही समझ जाइए, गुर्जर हैं तो कौन होंगे? राजस्थानी होंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन है भाई सुंदर सिंह गुर्जर, जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले। ये रहे आपके सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो चलिए, आज का डिस्कशन यहीं तक करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में, अगली क्लास कब होगी? मंडे को होगी, ठीक है। संडे ऑफ है। नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर्स की मंडे को होगी। करीब करीब मान के चलिए आपका 2 क्लास और लगेंगी। सितंबर निपट जाएगा, फिर हम लोग अक्टूबर में जंप करेंगे, फिर अक्टूबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सीरीज आपकी रन होती रहेगी, मंथली करंट अफेयर्स हम प्रिपेयर करते रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा देखिए, अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये चीज पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कितना कम कम आ रहे हैं,
पता नहीं, दिवाली अभी तक शायद नहीं मनी है लोगों की, अभी भी लोग दिवाली मना रहे हैं, आज तो बहुत ही कम है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।